सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे देश पर आए संकट से मुकाबला करने में हम सबसे आगे होंगे, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय पर बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के 29 अक्टूबर 1951 के स्पीच को आपके समक्ष रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बताना भूल गए थे, पिछले लगभग 1 महीने से हमने अंबेडकर संदेश की रूपरेखा में एक बड़ा परिवर्तन किया है। बड़ा परिवर्तन ये किया है, किसी भी कीमत पर 15 मिनट से ज़्यादा अंबेडकर संदेश नहीं होगा और 10 मिनट, लगभग कम से कम 10 मिनट का संदेश होगा। तो ऐसे में 10 से 15 मिनट का समय निकालना बाबा साहब के स्पीच को सुनने के लिए, मैं समझता हूँ हम सभी इतना समय दे सकते हैं। बावजूद इसके कई ऐसे साथी हैं, क्योंकि हम जब एवरेज देखते हैं, एनालिटिक्स देखते हैं इस अंबेडकर संदेश का बाद में, तो उसमें हम ये पाते हैं कि कई साथियों ने पूरा वीडियो को वॉच नहीं किया। आखिर ये बाबा साहब का ये स्पीच है, बाबा साहब का संदेश है, बाबा साहब की बातें हैं, इसमें व्यक्तिगत हमारी कोई बात नहीं होती है और इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच किया करें, अंत तक सुना करें। अब हमारा निवेदन यही है कि आज का अंबेडकर संदेश खास होने की वजह से अंत तक जरूर वॉच कीजिए। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 227 से 229 तक प्रथम भाग के रूप में। अक्टूबर माह के अंत में बाबा साहब ने पंजाब का दौरा किया। तब पटियाला में 29 अक्टूबर 1951 में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उस वक्त पंजाब दलित फेडरेशन के प्रमुख नेता बापू साहेब राजभोज, सेठ किशनदास से श्री सुलेख, श्री मिहान सिंह उपस्थित थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस अवसर पर अपना स्पीच देते हुए क्या कुछ, जनमानस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि बहनों और भाइयों, श्री राजभोज ने आपको बता ही दिया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं संक्षेप में अपने दल की भूमिका स्पष्ट करता हूं और राजनीति के अखाड़े में उतरने के बाद किस बात का कैसे मुकाबला करना है ये मैं आपको बताता हूं। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि हम बाबा साहब के संदेश को रखें, भूमिका हम क्लियर कर दें। 29 अक्टूबर 1951 का ये स्पीच है। आप जानते हैं इस बात को कि भारत आज़ाद होने के बाद, अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद पहला आम चुनाव, पहला लोकसभा आम चुनाव, विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ था, चूँकि आम चुनाव ये हुआ 1952 में। और इसलिए 1952 का ये यहाँ पर ठीक पहले का ये स्पीच है, यानी कि चुनावी भाषण है बाबा साहब का। वर्तमान में भी आप चुनावी भाषण नेताओं के देखते होंगे। आपको आज के अंबेडकर संदेश में कौन सी पार्टी खराब थी, कौन सी पार्टी खराब है, कौन सी पार्टी अच्छी, इसमें नहीं ध्यान देना है। ध्यान आपको इस बात पे देना है कि कितनी संयमित भाषा से बाबा साहब चुनाव प्रचार किया करते थे अपने पार्टी के पक्ष में। बाबा साहब की पार्टी का नाम आपको मालूम ही है, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तब बाबा साहब आगे कहते हैं कि अस्पृश्यों पर अत्याचार करने तथा महत्वाकांक्षाओं को दबाने की प्रथा पर कांग्रेस और सवर्ण हिंदू अगर समय रहते रोक नहीं लगाते हैं तो उन प्रथाओं को खत्म करने के लिए हमें कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। सम्मानित साथियों, उस समय कांग्रेस पार्टी मुख्य भूमिका में थी। उसके बाद बाबा साहब की पार्टी थी। बहुत सारी पार्टियां जो वर्तमान में हैं, वो पार्टियां उस समय हो सकता ना रही हों। आप इस इतिहास से वाकिफ हैं, कौन सी पार्टी कब जन्म लिया है, कौन सी पार्टी इस समय शीर्ष पे चल रही है, उस समय नहीं थी जब हम जिस समय का जिक्र कर रहे हैं 1951 का। तो ये सारी महत्वपूर्ण बिंदु जो है आपके दिलो दिमाग में जरूर होंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए अंबेडकर संदेश को सुनिएगा। बाबा साहब कहते हैं कि समय रहते कांग्रेस को अपनी नीति बदलनी होगी, उन्हें अस्पृश्यों को बढ़ावा देने वाली नीति अपनानी होगी। ये चुनावी दौर है, इसी में देश के सारे दल और उनके कार्यकर्ता व्यस्त हैं। बेशक चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, कम से कम हमें आगामी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण, यानी जिंदगी और मौत का सवाल है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं ये जो चुनाव है वो जिंदगी और मौत का सवाल है। आखिर क्यों ऐसा कहा, कारण भी जान लीजिए।
बाबा साहब कहते हैं इसीलिए इस सवाल पर पूरी तरह सोचना और उचित हल निकालना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, पिछले 60 सालों से ये दल बना हुआ है। आपको मालूम है कि कांग्रेस का जो उत्पत्ति हुई थी, कांग्रेस का गठन हुआ था पहली बार 1885 में। उसी आधार पर बाबा साहब कहते हैं पिछले 60 सालों से ये दल बना हुआ है। साथ ही आज वह सत्तारूढ़ है। आज 4 सालों तक इस देश में राज चलाया है। बड़ी शान से इस पार्टी की ओर से लोगों को ये बताया जाता है कि कांग्रेस के अलावा देश और लोगों का कोई भला नहीं कर सकता, इसलिए कांग्रेस को ही वोट देना चाहिए। कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आना चाहती है। गरीबों को निचोड़ खाने वाली कांग्रेस चाहती है कि लोग फिर से चुनें। कांग्रेस के पास किराए के प्रचारक बहुत हैं। इस पार्टी के पास बहुत पैसा होने के कारण ऐसे लोग उनसे पलते भी हैं। उनके जरिए कांग्रेस लोगों पर दबाव डाल सकती है। इसलिए कांग्रेस में असल में क्या चल रहा है इसकी जानकारी जरूरी है। एक तरफा प्रचार करने के कारण किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अनाज और कपड़ों का सवाल कांग्रेस हल नहीं कर पाई, हम सब जानते हैं। उल्टे ये अब बेहद मुश्किल सवाल बन गया है। शरणार्थियों की समस्या को भी सत्तारूढ़ कांग्रेस हल नहीं कर पाई है। इसलिए फिर अगर सत्ता में आए तो इन सवालों को कैसे हल कर पाएगी? अपना निकम्मापन उसने 4 सालों के अपने कार्यकाल में साबित कर ही दिया है। कांग्रेस ये कह सकती है कि थोड़े समय में ये समस्याएं हल नहीं हो सकती। इसके बावजूद कांग्रेस की केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों पर हुकूमत चलाने वाले हाई कमांड द्वारा देश को कम से कम घूसखोरी, साठगांठ, नैतिक ह्रास, इन 3 महान रोगों से मुक्त करना चाहिए था। कांग्रेस अगर चाहती तो इन 3 बुराइयों को समूल नष्ट कर सकती थी, लेकिन इस जहर का असर कांग्रेस सरकार के राजकाज में इतना आ चुका है कि उसे जड़ से उखाड़ना संभव नहीं है। छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई एक ही थैले के चट्टे बट्टे बन गए हैं। कांग्रेसी मंत्रिमंडल से अपना कोई कामकाज करवाना हो तो घूस देनी ही पड़ेगी, वरना अर्जी खारिज की जाएगी। ये पक्का जानिए। मैं ये आरोप नहीं कर रहा, कांग्रेस के भीतर से ही ऐसे आरोप किए जाते हैं। घूसखोरी और कालाबाजारी का कुछ हिस्सा कांग्रेस का मंत्रिमंडल लेता है, ऐसा खुलेआम लोग बोलते हैं। मद्रास के मुख्यमंत्री श्री टी प्रकाशन को कांग्रेस की ऐसी ही अंदरूनी घपलों के कारण इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के सामने मद्रास के सहयोगी मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसमें साफ तौर से कहा गया था कि कुछ मंत्रियों ने नियंत्रण का फायदा उठाते हुए खुद की झोली भरी है। साथ ही सरकारी पैसों का निजी काम के लिए इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों ने रिश्तेदारों को सरकारी काम दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। किसी समय प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह और अब यूपी असेंबली में विरोधी गुट के नेता ने भी कांग्रेस के मंत्रियों पर इसी प्रकार के आरोप लगाए थे। पंजाब में 2 पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे पर घूसखोरी का और अनैतिकता का खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। असल में कांग्रेस हाईकमान को एक जांच आयोग की नियुक्ति कर इन आरोपों की सिलसिलेवार और गहराई से जांच करनी चाहिए। अपराधियों को दंडित करना चाहिए। इस प्रकार जांच किए बगैर ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छी सरकार अस्तित्व में है, क्योंकि आरोप खुद मंत्रियों पर लगे हैं। एक अंग्रेज मंत्री के साथ घटी एक घटना का यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक मंत्री पर घूसखोरी का आरोप था। मजदूर मंत्री मिस्टर एटली ने तुरंत जांच आयोग की नियुक्ति की। पूछताछ में पाया गया कि एक व्यापारी द्वारा मंत्री को क्रिसमस में एक विस्की की बोतल और कुछ कपड़ा दिया गया था। दोनों में लेन देन का कोई उद्देश्य नहीं था। बात बिल्कुल ही नगण्य थी, लेकिन एटली ने उस मंत्री को इस्तीफा देने पर वाध्य कर दिया। लेकिन हमारे देश में क्या स्थितियां हैं देखिए। विभिन्न प्रांतों के करीब 25 मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इस तरफ से जानबूझकर आंखें मूंद ली हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों पर लगे आरोपों की जांच नहीं की गई है और भी आरोपी चुपचाप मनमानी कर रहे हैं और ऐसे नेताओं के हाथ में अपने देश का भविष्य है। बताइए, ऐसी कांग्रेस और उसके मंत्रियों के बारे में विश्वास कैसे निर्माण होगा जो खुलेआम लोगों को लूट रहे हैं? ऐसे चोरों के साथ स्वाभिमानी और न्यायप्रिय पुरुष कैसे सहमत हो सकते हैं? मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार है, करप्ट सरकार है और वह चोरों की सरकार है। लोगों को लगता था कि जवाहरलाल नेहरू ऐसे आचार भ्रष्ट मंत्रियों के कामकाज में ध्यान देंगे, लेकिन अनुयायियों को उन्होंने घोर निराश किया है। उल्टे दिल्ली में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तब उन्होंने कहा कि अन्य देशों में घूसखोरी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इससे जो पुराने प्रतिष्ठित चोर हैं उनके लिए खुला दरवाज़ा मिल जाता है। जो लोग पक्के चोर बनने में आनाकानी करते रहते हैं उन्हें भी ऐसी बातें धीरज देती हैं। जो लोग घूस लेकर अमीर बन रहे हैं वे इस बात से खुश हो सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे मंत्री हैं।
क्योंकि ऐसे अपराधों के लिए सज़ा नहीं देना, उन्हें माफ़ करना या उनकी ओर अनदेखी करना पंडित जी अपना धर्म मानते हैं। जिन्हें ऐसी बातें करने में शर्म नहीं महसूस होती, वे देश का कल्याण क्या करेंगे। जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे वे इसी बात के लिए देंगे कि ऐसी बातें चलती रहें, लेकिन भारतीयों में अच्छा क्या है बुरा क्या है पहचानने की योग्यता आ गई है। कांग्रेस के लोग दूसरों को सलाह देते हैं कि आप अपनी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, क्योंकि वे कहते हैं कि कांग्रेस ही देश का भला करने वाली है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कभी चूहा और बिल्ली एक साथ रह सकते हैं? सांप और नेवला में मित्रता होना क्या संभव है? क्या एक दूसरे का भी सत्यानाश ही करेंगे कि नहीं करेंगे? प्राणी मात्रों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। इनके बीच भी यही हाल है। देश में कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे दल हैं जिनका काम परस्पर विरोधी है। किसानों को लूटने वाले बनिए और किसानों के बीच क्या कभी मित्रता संभव है? बिल्कुल ऐसा ही हाल ब्राह्मण और अस्पृश्यों के बीच है। ब्राह्मण वर्ग और अस्पृश्यों को हमेशा कैद रखना चाहेगा, वह उन्हें कभी उभरने नहीं देगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहाँ पर हम रोकते हैं। अभी 29 अक्टूबर 1951 का आधा भाग बाकी है, जो हम कल के अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज का अम्बेडकर संदेश लंबा हो रहा था, टाइम की लिमिटेशन है, समय की बाध्यता है और इसलिए हम अम्बेडकर संदेश को यहाँ पर रोकते हैं। पहला प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव के बारे में क्या कुछ कहा है? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भ्रष्ट सरकार और व्यक्ति पर उदाहरण के द्वारा क्या स्पष्ट करने की कोशिश की है? खासकर मिस्टर एटली के द्वारा क्यों इस्तीफा ले लिया गया एक मंत्री का? ये तो इस संबंध में अपने विचारों को आपको रखना है। क्या वर्तमान में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है हमारे भारत देश के अंदर? इस पर अपने विचारों को रख सकते हैं, ताकि हमें वर्तमान में आपके विचारों से अवगत होने का मौका मिलेगा। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें। बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। कुछ ऐसा ही वैचारिकी सेंटर जैसा कि बाबा साहब चाहते थे। सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर निर्माणाधीन है। दिया गया अकाउंट नंबर IFC कोड पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता क्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।